जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इसके तरीके से आपका दोस्त, और आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और बधाइयां भी। तो दोस्तों देखिए, हमने वरमाला का दूसरा पार्ट खत्म कर लिया है और आज तीसरा पार्ट है और एक पार्ट इसके बाद और बचेगा। उसके बाद वरमाला आपको समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जब पूरा अगर आप वरमाला अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आने वाले जो एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल का है उसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वरमाला का तीसरा पार्ट, जो हम आपको स्वर बता रहे थे, ठीक है। तो स्वर 3 तक हो गया था, 4, 5, 6, 3 इसमें और बचा। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछेगा ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, कहेगा ओठों की स्थिति मतलब ओठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? अवृत्तमुखी स्वर, एक होता है वृत्तमुखी स्वर, ठीक है दोस्तों। अवृत्त मतलब जिसका क्या हो, मुख वृत्त गोलाकार न हो। देखिए अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है ना, नहीं होते हैं। देखिए अवृत्त, वृत्त मतलब गोला, अ मतलब नहीं गोला, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन अक्षर आएगा, अ से लेकर ए तक, अ आ ई ए, ठीक है ना, ये वर्ड आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों देखिए आएगा वृत्तमुखी। वृत्त मतलब क्या होता है? वृत्त मतलब ये होता है कि आपका मुख क्या हो, गोलाकार हो जाए, ठीक है ना, गोलाकार हो जाए। देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें देखिए क्या आएगा, उ ऊ औ औ। बोल के देखिए, उ ऊ, देखिए गोल हो रहा है ना, उ ऊ औ औ। और एक हमने आपसे बताया था कल, एक अपवाद है, ये क्या होता है, ये आपको मिल जाता है, ठीक है ना, अर्धचंद्र बिंदु वाले हैं आप पे। उसके बाद देखिए अगला 5वां टाइप है हवा के नाक व मुख से निकलने के स्थान से। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। देख लीजिए, निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण हवा के केवल मुख से निकलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले उसे क्या कहेंगे, निर्नुनासिक। इसमें देखिए अ आ ई, ठीक है, हवा केवल मुख से निकले। अब देखिए अनु मतलब होता है साथ में, अनु का मतलब होता है साथ। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक। और यही जो एग्जाम्पल है ना, अ आई, इस पे अगर आप अर्धचंद्र बिंदु लगा देंगे ना तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हवा केवल जब मुख से निकलेगा तब भी वही होगा अ आ ई, ठीक है ना। और जब अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है ना, अनु का मतलब होता है साथ में, जब हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक। और वही जो एग्जाम्पल अ आ ई है उसी पर अगर हम अर्धचंद्र लगा देंगे ना, देख लीजिए ये हम लगा देंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए आ जाएगा आपका 6वां, जो हमने इसको नोट में लिख दिया है, सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे सघोष अघोष क्या होता है, ठीक है ना। आप जान लीजिएगा कि जितने स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। स्वरों की संख्या कितना होता है, 11 होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था, ठीक है, ये आपका स्वर, जो आपका जो स्वर बचा हुआ था 6 प्रकार के होते हैं। मैंने कल आपको 3 बताए थे, 4, 5 और 6। ये आपका क्या हुआ, स्वर समाप्त हो गया, ठीक है। तो आइए हम आगे कुछ बताते हैं आपको व्यंजन के बारे में। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करिए। देख लीजिए व्यंजन, ठीक है, व्यंजन की जो परिभाषा होता है, जो व्यंजन की परिभाषा होता है, व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए। व्यंजन मैंने स्वर की परिभाषा आपको बताया था ना, कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। लेकिन
जो, ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें व्यंजन कहेंगे। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहेंगे, ठीक है ना, व्यंजन कहेंगे। आप जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे व्यंजन, यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन। हम इसका जब 3 गुना करेंगे ना, इसका अगर हम जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 33। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का 3 गुना क्या, स्वर का 3 गुना क्या होता है, व्यंजन। तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें अनुस्वर होते हैं। एक अनुस्वर होता है, एक अनुस्वर और एक विसर्ग होता है। एक अनुस्वर होता है, कौन सा अनुस्वर है, एक बिंदी वाला, और 2 बिंदी वाला क्या होता है, विसर्ग। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं कितनी जाती है, 13। तब इनकी संख्या हो जाती है 13। वैसे ही व्यंजन अगर हम 2 जोड़ देते हैं, कौन सा है, द्विगुण होते हैं। ठीक है ना, द्विगुण होते हैं। द्विगुण कौन, हम आगे बताएंगे दोस्तों। ये द्विगुण होता है, जब द्विगुण में 2 जोड़ देंगे, मतलब द्विगुण व्यंजन में हम जोड़ देते हैं, इसकी संख्या 35 हो जाती है। बस इतना आप जानिएगा कि स्वर का 3 गुना व्यंजन होता है। तो स्वर होते हैं 11, इसका 3 गुना हो जाता है 33। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। जब इसमें अनुस्वर और विसर्ग जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या 13, और इसमें जब हम द्विगुण जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 35। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं आपसे पूछेगा कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो हम कहेंगे कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन होते हैं देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ये 3 प्रकार पढ़ना है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, हमें ये जो पहला पढ़ना है ये है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो होता है फेफड़े के साथ साथ मुख के किसी विशेष स्थान से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से जब निकलते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। देखिए, ये हमारा कंठ है, जीभ के ऊपर वाला तालु, पूरा मुख, फिर दांत, सबसे बाद में क्या है, ओठ। यही क्या है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है। ठीक है, देख लीजिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान, देख लीजिए यहाँ पे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से निकलते हैं, क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कौवा, मतलब क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ।
प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं। देखिए ये क से लेकर और म तक। ठीक है, क से लेकर कहां तक होते हैं, क से लेकर म तक। आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, 5 इधर और 5 इधर, मतलब 5 खाने हैं, 5 वर्ग हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे, 25 होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आपसे पूछता है कि इसमें कौन अघोष है और कौन सघोष है। आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे, देख लीजिए क चट तब। क्या करिएगा आप इसको दोस्तों, क च, ठीक है ना, पहले खाने का आप याद कर लीजिएगा, क चट तब। ठीक है ना, क मतलब क वाला है, च में च वाला, ट में ट वाला, त में त, प में प वाला। ठीक है दोस्तों, 1 में 5 है तो 5 25 25, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 हो गए। आप जानिए पहला और दूसरा अघोष, बाकी जो बचा है सघोष। कैसे याद करना है, पहला और दूसरा अघोष, जितने बचे सब क्या है, सघोष। देख लीजिए पहला और दूसरा अघोष, बाकी सभी सघोष। ठीक है। उसके बाद से आता है अल्पप्राण और महाप्राण। आप जानते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण दो ही प्राण हैं। कितने प्राण हैं, 2 प्राण हैं, एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है। एक अल्प प्राण है और एक क्या है, एक महाप्राण है। ठीक है दोस्तों। आप देखिए इसमें कौन पहले आता है, कैसे जानेंगे। आप जानते हैं कि स्वर में पहला अक्षर क्या होता है, अ होता है। स्वर में पहला अक्षर क्या होता है, अ होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, अल्पप्राण। सबसे पहले आएगा अल्पप्राण। जब पहला आ गया तो ये दूसरा आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। इसके बाद फिर कौन आएगा, 2 ही प्राण है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ये चक्र है, नाचता रहेगा। ऐसे ही चलेगा दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। ये आया है तो फिर ये आ गया तो फिर ये, अल्प आया है तो महा आया है तो फिर अल्प, अल्प आया तो फिर महा आया तो फिर अल्प। ये क्रिया क्या होगी, घूमती रहेगी। ठीक है दोस्तों। आपको और अल्प प्राण महाप्राण में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप कैसे सोचेंगे, आप ये सोचिएगा कि स्वर में जो पहला अक्षर होता है अ, वही पहले आएगा। अ स्वर में पहला अक्षर अ है तो अल्पप्राण पहले आ जाएगा, उसके बाद महा। जहां आप एक लिख देंगे ना, उसके बाद महा लिखिएगा, फिर अल्प फिर महा। ये क्रियाएं बार बार रिपीट होंगी। अघोष सघोष, पहला और दूसरा अघोष, बाकी जो बचा है सघोष। ऐसे याद नहीं करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं, 1 और 2 अघोष, बाकी सभी सघोष। पहला और दूसरा अघोष, बाकी जो बचा है सघोष। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पूछता है इसमें कौन कण से बोला जाएगा, कौन तालु से बोला जाएगा। देखिए आपको कैसे हम याद कराते हैं, चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों। पहला अक्षर क्या दिया हुआ है, क, इसमें दिया है क। आप जाइएगा क वाला है, इसमें भी क और इसमें भी क, यहाँ पे लिखिएगा कंठ। तो पहला अक्षर किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। सभी के सभी किस में आ जाएंगे, कंठ वाले में। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्या है, कंठ है, कंठ में क है, इसमें भी क है। सबसे बाद में क्या आता है, ओठ है ना, तो सबसे नीचे लिखिएगा ओठ को, सबसे नीचे लिखेंगे ओठ को। ठीक है दोस्तों। सबसे बाद में लिखेंगे ओठ को, तो ये प वाला आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद से कहेगा दंत, दंत में तो आ रहा है, देखिए इसमें भी तो है, तो ये दंत वाला आ जाएगा। बच गया 2। ठीक है। तो च वर्ग वाले को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, तो च वर्ग वाले मतलब कि तालु को। हो गया, बच गया केवल एक, जो बचा उसी को मूर्धा मार दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा मूर्धा। देखिए कैसे याद करना है दोस्तों, एक बार मैं तुरंत रिपीट करता हूँ। व्यंजन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, स्पर्श अंतस्थ और उष्ण। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा यही होता है, कंठ तालु मूर्धा दंत से जो आवाज निकलता है उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या कितना होता है, 25। ठीक है। कौन अघोष कौन सघोष, पहला दूसरा अघोष, बाकी जो सभी सघोष। ठीक है ना। आपको पहचानना कि कौन अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है। स्वर का पहला अक्षर अ, तो अल्पप्राण सबसे पहले, सबसे बाद में। ठीक है ना, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, ऐसे याद हो जाएगा। कंठ, कौन कंठ से बोला जाएगा, इसमें भी क है, इसमें भी क है, तो ये कंठ वाला हो गया।
सबसे बाद में क्या है, ओठ, सबसे बाद में ओष्ठवन लिख दीजिए। अब देखिए दंत में तो वाला किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, तो चौ वर्ग वाला, ये चौ हो गया, इसी को तालु कहते हैं। बच गया केवल एक, ये हो गया आपका मूर्धा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि किस वर्ग को, ठीक है ना, चौथे अक्षर को नासिक व्यंजन कहा जाता है। ये जो पांचवा अक्षर है आपका, ये जो पांचवा अक्षर है, इसी को नासिक व्यंजन कहा जाता है, इसी को नासिक व्यंजन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ग को नासिक व्यंजन कहा जाता है, चाहे किस अक्षर को, तो पांचवें अक्षर को नासिक व्यंजन कहा जाता है। किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, च वर्ग को, च वर्ग को। ठीक है, कहेगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, कहेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कहां से कहां तक होता है, क से लेकर म तक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा आज। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और ग्रुप में शेयर करिए ताकि दोस्तों पढ़ाने में मजा आए और आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। स्वर का पहला अक्षर अ होता है तो अल्पना चालू करिएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग का 2 अघोष, बाकी सभी क्या है, सघोष है। ठीक है दोस्तों, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर हमारी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।